नमस्कार। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, एक ऐसे लम्हे के बारे में जब एक नए देश का जन्म हो रहा हो। हवा में उम्मीद तो है, लेकिन साथ ही एक गहरे डर का साया भी है। ये कहानी है भारत की, एक ऐसे राष्ट्र की जिसे अपनी विशाल, बहुत विशाल विविधता को एक ताकत में बदलना था। और यकीन मानिए, ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। आधी रात का वो पल, और जवाहरलाल नेहरू की आवाज गूंजती है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इन शब्दों में सिर्फ आज़ादी का जश्न नहीं था, बल्कि एक पूरे राष्ट्र की किस्मत को अपने हाथों में लेने का एक गहरा एहसास था। सदियों की गुलामी के बाद ये वाकई एक सपने के सच होने जैसा था। लेकिन उसी जश्न के शोर के बीच एक और आवाज थी, महात्मा गांधी की। उनके शब्द हमें उस कड़वी सच्चाई की याद दिलाते हैं जो आज़ादी के साथ साथ आई। ये एक ऐसी रात थी जहां खुशी और गम दोनों एक साथ खड़े थे। एक तरफ आज़ादी का सूरज उग रहा था, तो दूसरी तरफ बंटवारे का घना अंधेरा और उसका कभी न खत्म होने वाला दर्द था। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम शुरू करेंगे उस आधी रात की कहानी से, फिर उन 3 बड़ी चुनौतियों को जानेंगे जिन्होंने नए भारत की नींव रखी। हम बंटवारे के जख्मों को देखेंगे और फिर ये समझेंगे कि कैसे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर आज के भारत का नक्शा तैयार हुआ। तो फिर वो 3 बड़ी चुनौतियां क्या थीं? देखिए, ये सिर्फ कोई शुरुआती मुश्किलें नहीं थीं, बल्कि ये वो सवाल थे जिनके जवाब पर भारत का पूरा भविष्य टिका हुआ था। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये थे वो 3 पहाड़ जैसे सवाल। पहला, इतनी सारी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां, इस देश को एक कैसे रखा जाए? दूसरा, एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे बनाई जाए जो हर आवाज सुने, हर किसी को जगह दे? और तीसरा, सबसे जरूरी, विकास की रोशनी समाज के हर कोने तक, हर एक इंसान तक कैसे पहुंचाई जाए? और एकता की जो सबसे पहली और सबसे भयानक परीक्षा हुई, वो था बंटवारा। ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचना नहीं था। नहीं, ये तो दिलों को, परिवारों को और सदियों के साझा इतिहास को बीच से चीरने जैसा था। इस बंटवारे की जड़ में थी 2 नेशन थ्योरी या द्वे राष्ट्र सिद्धांत की सोच, जिसे मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने आगे बढ़ाया। इसका तर्क बड़ा सीधा था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग-अलग राष्ट्र हैं जो एक साथ नहीं रह सकते, और इसी एक विचार ने उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन कागज पर लिए गए इस फैसले की कीमत इंसानों ने चुकाई, अपनी जान से, अपनी इज्जत से। नफरत की आग ऐसी भड़की कि लाखों लोग रातों रात अपने ही घरों में अजनबी बन गए, शरणार्थी बन गए। सीमा के दोनों तरफ इंसानियत शर्मसार हुई और बंटवारे की वो लकीर मानो खून से खींची गई। और जरा इस बात पर गौर कीजिए, बंटवारा सिर्फ जमीन और लोगों का नहीं हुआ। ये इतना बारीक और बेतुका था कि सरकारी दफ्तरों की मेज, कुर्सियों से लेकर टाइपराइटर्स और यहां तक कि पुलिस बैंड के बाजों तक का बंटवारा हुआ। सोचकर भी अजीब लगता है कि नफरत इस हद तक कैसे पहुंच सकती है। बंटवारे का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि एक और बड़ी चुनौती दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। भारत का नक्शा अभी भी पूरा नहीं था। वो सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था। इन सबको एक साथ लाना भारत के लिए एक तरह से जीवन मरण का प्रश्न था। इस संख्या पर ध्यान दीजिए, 565 565 अलग अलग रियासतें, जिनके राजाओं को अंग्रेजों ने ये आज़ादी दे दी थी कि वो चाहें तो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या फिर अपना अलग देश बना लें। मतलब भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाने का सीधा सीधा खतरा था। और इस मुश्किल घड़ी में सामने आए सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें यूं ही भारत का लौह पुरुष नहीं कहा जाता। उन्होंने सूझबूझ से, बातचीत से और जहां जरूरत पड़ी वहां सख्ती से काम लिया और इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। इसका कानूनी रास्ता था विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये एक कानूनी दस्तावेज था। जिस भी राजा ने इस पर दस्तखत कर दिए, उसकी रियासत हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गई। वैसे तो ज्यादातर राजा महाराजा मान गए, लेकिन कुछ ने मुश्किलें खड़ी की। इनमें सबसे बड़ा मामला था हैदराबाद का। वहां के निजाम ने आजाद रहने का सपना देख लिया और रजाकार नाम की एक क्रूर सेना बनाकर लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने दखल दिया। निजाम को झुकना पड़ा और हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया।
तो देश की बाहरी सीमाएं तो अब तय हो चुकी थीं, लेकिन अब सवाल था कि देश के अंदर का नक्शा कैसा होगा। अब बारी थी भारत की आंतरिक सीमाओं को फिर से खींचने की, एक ऐसे तरीके से जो यहाँ के लोगों की पहचान को सम्मान दे सके। तो सवाल ये था कि राज्यों को बांटने का आधार क्या हो? क्या वैसे ही जैसे अंग्रेज सिर्फ अपने शासन की सुविधा के लिए करते थे, या फिर कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो लोगों की जड़ों से जुड़ा हो? ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही मुश्किल सवाल था। और ये स्लाइड इसी सोच के बदलाव को दिखाती है। एक तरफ अंग्रेजों का तरीका था बस प्रशासन चलाने में आसानी हो और कुछ नहीं, और दूसरी तरफ थी आजाद भारत की जनता की आवाज जो कह रही थी कि हमारे राज्यों का आधार हमारी भाषा और हमारी संस्कृति होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की जीत थी। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की ये चिंगारी सबसे पहले तेलुगु भाषी इलाकों में एक आग बन गई। पोटी श्रीरामुलु नाम के एक गांधीवादी नेता अलग आंध्र प्रदेश के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन और फिर उनकी मृत्यु हो गई। उनके बलिदान ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश का जन्म हुआ। आंध्र प्रदेश की घटना ने एक रास्ता दिखा दिया। सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग ने एक ऐतिहासिक सिफारिश की कि भारत में राज्यों की सीमाएं वहां बोली जाने वाली मुख्य भाषा के आधार पर तय होनी चाहिए, और इसी एक फैसले ने भारत के आंतरिक नक्शे को एक नया आकार दे दिया, जिससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, ये सिलसिला रुका नहीं। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने, फिर पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने। भारत का नक्शा लगातार बदलता रहा, अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को अपनाता रहा, और ये प्रक्रिया 21वीं सदी में भी जारी रही। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? ये कि भारत ने अपनी अनेकता को कोई खतरा नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत माना। ये समझा गया कि जब हर भाषा और हर संस्कृति को सम्मान मिलेगा तो देश की जड़ें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा गहरी और मजबूत होंगी। ये भारत के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत जीतों में से एक है। तो आज का हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन एक सवाल के साथ। आजादी के समय लिए गए ये बड़े बड़े फैसले, बंटवारे का दर्द, रियासतों का विलय और भाषाओं के आधार पर बने राज्य आज 75 साल बाद भी हमारी राजनीति, हमारे समाज और हमारी पहचान को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर। सोचिए, आधी रात का वक्त है और एक नया देश जन्म ले रहा है। हवा में उम्मीद है, एक नई सुबह का इंतजार है, लेकिन साथ ही एक अनजाना सा डर भी है। तो चलिए आज हम भारत की आजादी की उसी पहली सुबह की कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि उस जीत के साथ कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी थीं। 14 और 15 अगस्त 1947 की उस आधी रात को जवाहरलाल नेहरू की आवाज गूंजी, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये शब्द सिर्फ एक भाषण नहीं थे, नहीं, ये करोड़ों लोगों के दिलों में उम्मीद की एक रोशनी थे, एक ऐसे भविष्य का सपना जहां सब कुछ मुमकिन लग रहा था। लेकिन उसी उम्मीद के साथ एक बहुत गहरा दुख भी जुड़ा हुआ था। महात्मा गांधी के इन शब्दों ने उस कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था, और वो सच्चाई थी विभाजन की त्रासदी। मतलब एक तरफ आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ देश के बंटवारे का असहनीय दर्द। तो इस नए नए आजाद हुए देश के सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 विशाल पर्वत जैसी चुनौतियां खड़ी थीं। पहली कि इतनी सारी भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों वाले देश को एक माला में कैसे पिरोया जाए। दूसरी, एक ऐसा लोकतंत्र कैसे बनाया जाए जो हर एक आवाज को सुने और सम्मान दे। और तीसरी, विकास का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं बल्कि हर घर तक, हर इंसान तक कैसे पहुंचाया जाए। चलिए अब इन चुनौतियों में से पहली और शायद सबसे दर्दनाक चुनौती को देखते हैं, और वो थी देश का विभाजन। ये एक ऐसा घाव था जिसने इतिहास पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। अब सवाल ये उठता है कि ये विभाजन हुआ क्यों? तो इसकी जड़ में था 2 नेशन थ्योरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत। इस विचार को मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान ये 2 अलग अलग राष्ट्र हैं और इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना ही चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान।
लेकिन देखिए, ये सिद्धांत कागज पर जितना आसान लगता था, जमीन पर उतना ही ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। क्यों? क्योंकि कोई एक ऐसा इलाका था ही नहीं जहां सिर्फ मुसलमान रहते हों। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के दो हिस्से बने, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच में था भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा। और तो और पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों का तो बहुत ही क्रूरता से बंटवारा किया गया, जहां एक लकीर ने लाखों लोगों को रातों रात अपने ही घर में पराया बना दिया। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत के इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अचानक और सबसे हिंसक आबादी का स्थानांतरण था। लाखों लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर सीमा के पार जाना पड़ा। ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये दिलों का, परिवारों का और पीढ़ियों की यादों का बंटवारा था। तो एक तरफ विभाजन का जख्म था और दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी चुनौती मुंह बाएं खड़ी थी। वो थी बिखरे हुए भारत को एक करना, मतलब रियासतों का एकीकरण। 565 जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन रियासतों की संख्या थी जो भारत के नक्शे पर यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। और अंग्रेजों ने जाते जाते इन रियासतों के राजाओं को 3 ऑप्शन दे दिए थे। या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या फिर अपना अलग आज़ाद देश बना लो। जरा सोचिए, अगर ये सब अलग अलग देश बन जाते तो आज भारत का नक्शा कैसा होता। और इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन बनाया भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और राजनीतिक सूझबूझ ने ही इन सभी 565 रियासतों को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया। इसीलिए तो हम उन्हें लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये सब हुआ कैसे? इसके लिए एक कानूनी तरीका अपनाया गया जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन या विलय पत्र। ये एक तरह का अग्रीमेंट था जिस पर रियासत के राजा साइन करते थे और इसके साथ ही वो भारत का हिस्सा बनने के लिए राजी हो जाते थे। अब देखिए, ज्यादातर रियासतें तो बातचीत से मान गईं, लेकिन हैदराबाद के निजाम का सपना तो कुछ और ही था। वो एक आज़ाद देश चाहते थे। जब उनकी निजी सेना, जिन्हें रजाकार कहते थे, ने आम लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया, तो भारत सरकार के लिए एक्शन लेना जरूरी हो गया। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया और कुछ ही दिनों की कार्रवाई के बाद निजाम ने सरेंडर कर दिया और इस तरह हैदराबाद भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। तो ठीक है, देश की बाहरी सीमाएं तो अब तय हो चुकी थीं, लेकिन अब अगली बड़ी चुनौती थी देश के अंदर की सीमाएं फिर से बनाने की, यानी राज्यों का पुनर्गठन। अब सवाल ये था कि भारत जैसे देश का, जहां कहते हैं कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी, उसका अंदरूनी नक्शा किस आधार पर बनाया जाए? कैसे तय हो कि कौन सा इलाका किस राज्य में होगा? अंग्रेजों ने तो बस अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रांतों की सीमाएं बना दी थीं, लेकिन आज़ादी के बाद एक बहुत जोरदार मांग उठी कि राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर होना चाहिए, मतलब एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों का एक अलग राज्य हो। ये मांग सबसे पहले तेलुगु भाषी इलाकों में एक बड़े आंदोलन में बदल गई। इस आंदोलन के एक बड़े नेता पोट्टी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनका निधन हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और 1952 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य बना। और बस ये एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में ऐसी ही मांगों को हवा दे दी, जिसके चलते 1953 में सरकार को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस कानून के तहत भारत को भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। कमाल की बात यह है कि शुरुआत में जो डर था कि इससे देश टूट जाएगा, हुआ ठीक उसका उल्टा। भाषा ने लोगों को अपनी पहचान के साथ साथ भारतीय होने का भी एक मजबूत एहसास दिया। तो विभाजन की त्रासदी से लेकर रियासतों के एकीकरण और फिर राज्यों के पुनर्गठन तक, ये राष्ट्र निर्माण की एक बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा थी। तो आखिर ये राष्ट्र निर्माण है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर एक साथ लाया जाता है। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं है, बल्कि एक साझा पहचान, एक साझा भविष्य बनाने की कोशिश है। और अब अंत में एक सवाल,
जिन चुनौतियों का सामना हमने 1947 में किया, क्या वो आज पूरी तरह से हल हो चुकी हैं? या फिर राष्ट्र निर्माण यानी नेशन बिल्डिंग एक ऐसा काम है जो कभी खत्म नहीं होता और हर पीढ़ी को इसे अपने तरीके से आगे बढ़ाना पड़ता है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। वक्त में पीछे चलते हैं 1947 के भारत में, एक ऐसा देश जो आजाद तो हुआ लेकिन उसे विरासत में मिली थी कुछ बहुत बहुत बड़ी चुनौतियां। आइए इस सफर को शुरू करते हैं। 14 अगस्त 1947 की आधी रात भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने मशहूर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण में एक नए भविष्य का सपना दिखाया। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस सुनहरे सपने का प्रतीक थे जिसका इंतजार पीढ़ियों से हो रहा था। लेकिन इस उम्मीद के साथ एक बहुत गहरा दर्द भी जुड़ा हुआ था। भारत आजाद तो हो गया, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और वो कीमत थी देश का बंटवारा। मतलब आजादी की खुशी और बंटवारे का गम दोनों एक साथ आए थे। महात्मा गांधी के इन शब्दों में उस पल का पूरा सच छिपा था, एक ही दिन खुशी का भी और मातम का भी। यही वो हकीकत थी जिसके साथ भारत का जन्म हुआ था। तो इस नए राष्ट्र के सामने थे 3 सबसे बड़े सवाल, या कह लें 3 बड़ी चुनौतियां। पहली, एक बिखरे हुए देश को एक साथ जोड़ना। दूसरी, यहां लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को स्थापित करना। और तीसरी, ये पक्का करना कि तरक्की सिर्फ कुछ लोगों की नहीं बल्कि समाज के हर इंसान तक पहुंचे। तो चलिए पहली और शायद सबसे मुश्किल चुनौती से शुरू करते हैं, एक ऐसे देश को एक करना जो नक्शे पर कई टुकड़ों में बटा हुआ था। इस बंटवारे के पीछे जो सोच थी उसे 2 नेशन थ्योरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा जाता है। इस थ्योरी का मानना था कि भारत कोई एक देश नहीं बल्कि हिंदुओं और मुसलमानों का 2 अलग-अलग राष्ट्रों का देश है, और इसी सोच ने पाकिस्तान के बनने की नींव रखी। बंटवारे की जो असली कीमत थी वो दिल दहला देने वाली थी। सोचिए, लाखों लोगों को रातों रात अपने घर छोड़ने पड़े। ऐसी हिंसा हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हजारों महिलाओं को किडनैप किया गया और यहां तक कि सरकारी दफ्तरों की टेबल कुर्सियों तक का बंटवारा हो गया। ये एक भयानक मानवीय त्रासदी थी। और मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। ब्रिटिश इंडिया के अलावा 565, जी हां 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं जिन पर राजाओं का राज था। अब इन सबको भी भारत में शामिल करना था। सोचिए जरा, 565 अलग अलग राज्यों को एक देश बनाना। इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, और ये उनकी ही सूझबूझ थी कि इन सभी रियासतों को बातचीत के जरिए भारत में शामिल किया गया। हैदराबाद का मामला दिखाता है कि यह काम कितना मुश्किल था। वहां के निजाम आजाद रहना चाहते थे। जब उनकी प्राइवेट आर्मी, जिन्हें रजाकार कहते थे, ने लोगों पर जुल्म करना शुरू किया तो भारत की सेना को दखल देना पड़ा, और आखिरकार सितंबर 1948 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। अब आते हैं दूसरी बड़ी चुनौती पर। इतने बड़े, इतनी ज्यादा आबादी वाले और उस समय के गरीब देश में एक स्थिर और कामयाब लोकतंत्र कैसे बनाया जाए? देखिए, उस वक्त के नेताओं के सामने कई रास्ते थे, राजशाही, तानाशाही या फिर लोकतंत्र। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को चुना, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां सरकार को जनता चुनती है और उस सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इस लोकतंत्र को खड़ा किया गया 4 मजबूत स्तंभों पर। पहला, एक लिखित संविधान जो देश का सबसे बड़ा कानून है। दूसरा, हर नागरिक को दिए गए मौलिक अधिकार। तीसरा, हर वयस्क नागरिक को वोट देने का हक। और चौथा, एक ऐसी सरकार जो जनता की नुमाइंदगी करे। और अब तीसरी और बहुत ही अहम चुनौती, ये पक्का करना कि देश की तरक्की और उसका फायदा सिर्फ कुछ अमीर लोगों तक ही ना रह जाए बल्कि हर एक नागरिक तक पहुंचे। ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं थी, इससे बाकायदा हमारे संविधान में लिखा गया। साफ साफ कहा गया कि विकास का मतलब पूरे समाज का भला है, किसी एक हिस्से का नहीं। और इसे हकीकत बनाने के लिए संविधान ने कुछ खास इंतजाम किए, जैसे बराबरी का सिद्धांत, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष सुरक्षा और धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की हिफाजत। साथ ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर देश बनाया गया। मतलब सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों की बराबर इज्जत करेगी। देश बनाने का काम 1947 में पूरा नहीं हो गया था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसा सफर है जो आज भी जारी है।
और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे देश के राज्यों का बनना और बदलना। एक बड़ा सवाल ये था कि देश के अंदर जो राज्य हैं, उनकी सीमाएं, उनके बॉर्डर्स कैसे बनाए जाएं? क्या सिर्फ सरकारी सहूलियत के हिसाब से या फिर लोगों की भाषा और उनकी संस्कृति के आधार पर? भारत ने इस चुनौती का सामना बड़े ही अनोखे ढंग से किया। जब लोगों ने अपनी भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांग उठाई तो उनकी बात सुनी गई। 1953 में आंध्र प्रदेश बना और फिर 1956 के राज्य पुनर्गठन कानून ने भाषा को ही राज्यों की सीमाओं का आधार मान लिया। ये दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र कितना जीवंत है। तो भारत के संस्थापकों ने एकता, लोकतंत्र और विकास की एक मजबूत नींव तो रख दी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी देश को बनाने का ये काम कभी सच में खत्म होता है, या फिर ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हर पीढ़ी को निभानी पड़ती है?